हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी से टॉपिक पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है और ब्रेन के अलग अलग डिफरेंट पार्ट, किस तरह से इनकी एक्टिविटी या कनेक्टिविटी होती है, किस तरह से ये हमारे का जो रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी के उनके अगेंस्ट फंक्शनिंग करते हैं, इंक्लूडिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। सारा कुछ एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्पेशली फॉर द नीट स्टूडेंट जो क्विक रिवीजन करने वाले हैं और अपकमिंग नीट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी मार्च में, वो भी अच्छे से प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए देख सकते हैं वीडियो। आइए चैप्टर में सीधे आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे कि एक्चुअल में ये जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम, ये है क्या। देखिए, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से जो अधिक ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब एक ऑर्गन अगर काम कर रहा है, लाइक हमने सोचने के बाद हमने हाथ को आदेश दिया, हाथ एक जगह से दूसरी जगह गया, और ये जो हाथ को मैसेज गया होगा या किसी के माध्यम से गया होगा, या हमारा लीवर और किडनी काम कर रहा है तो किसी न किसी एक ऑर्गन की हेल्प से, सपोर्ट से काम कर रहा होगा। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गन और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, आप भी काम करो और आप और अच्छा काम करो। हाँ, अभी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, और बढ़िया काम करो। तो ये कम्प्लीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इन केस ऑफ ऑर्गन्स, द फंक्शन ऑफ वन अनदर टू मेंटेन होम्योस्टैसिस इन आवर बॉडी। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर का जो इंटरनल टेम्परेचर है, टेम्परेचर से लेके ऑस्मोटिक बैलेंस तक, एयर बैलेंस तक, प्रेशर बैलेंस तक, सब कैसा रहे, हमेशा कांस्टेंट बना रहे। ये हमेशा कोशिश रहती है कि अगर एक सेल में डिस्टरबेंस हुआ तो दूसरी एडजेसेंट सेल में जो डिस्टरबेंस हैं वो ना देखने को मिले। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस, कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा सेम देखने को मिले। मतलब हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में परिवर्तन होने की वजह से परिवर्तित ना हो, इसी को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। हमारा जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम इससे पहले हम डिटेल फॉर्म में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके जस्ट पहले ही वीडियो अपलोड किया गया है एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पे हमने बात की है कि किस तरह से केमिकल सब्सटेंसेस अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं और हमारी बॉडी में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या फंक्शनिंग करते हैं। दूसरा, उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन से जो सिस्टम्स या मैसेज सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो हमारे न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ये एक साथ मिलके बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ताकि सारी एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गन की हैं वो फंक्शन कर सकें। फंक्शन कैसा? सिंक्रोनाइज्ड फैशन में। सिंक्रोनाइज्ड फैशन मतलब एक ऑर्गन ने ऑर्डर दिया दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को, तो एक एक करके सारे ऑर्गन लयबद्ध तरीके से काम करते हैं। इसी को हम सिंक्रोनाइज्ड फैशन बोलते हैं। सिस्टम मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में हमारे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे न्यूरल सिस्टम की बात करें तो न्यूरल सिस्टम इंटीग्रेशन करते हैं, किससे? थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से ये
एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के सहारे ये सारा कुछ देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम का बहुत तेज होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत स्लोअर देखने को मिलता है। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, जिससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कनेक्शन देखने को मिलता है विद द टारगेट सेल। जैसे अगर लीवर सेल को काम करने के लिए बोला जा रहा है तो लीवर सेल तक प्रॉपरली कनेक्टेड न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होंगी जो वहाँ तक मैसेज सिग्नल लेके जा रही होंगी, और उस मैसेज सिग्नल के हिसाब से लीवर सेल्स काम करती हैं। तो ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सीधे हार्मोन रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर हार्मोन्स डिसाइड करते हैं, फ्लो करते हुए जाते हैं, बहते हुए, और फिर जिस ऑर्गन पे फंक्शनिंग करनी होती है उसी को कोडेड पैटर्न पे ऑर्डर दे दिया जाता है। बाकी वो वेस्टेज फॉर्म में केमिकल इधर से उधर फैलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब न्यूरल सिस्टम की। न्यूरल सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है किसको? स्टिमुलस को। अब स्टिमुलस क्वेश्चन में आता है कि स्टिमुलस क्या होता है। तो हम सिंपल बॉडी में बात करें, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल चेंज या एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस काज हो जाएं, वो बोला जाता है स्टिमुलस। वो अलग अलग डिफरेंट सेंस ऑर्गन से फील होता है। अगर टेम्परेचर चेंजेस हैं तो उसकी वजह से स्किन सेल्स हमारी टेम्परेचर को काउंट करती हैं, या हमारी बॉडी में पिंच हुआ तो कंसंट्रेशन हमारा बैलेंस चेंज हो जाता है, और जो चेंज होता है वही स्टिमुलस कहलाता है। जो हमारे इन्वायरमेंट के इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है दैट इज़ स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की, रिसीव करने की और ट्रांसमिट करने की जो एबिलिटी होती है वही हमारा सिस्टम क्या कहलाता है? न्यूरल सिस्टम। शुरुआत की बात करें इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से, तो हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिले थे पहली बार। उसके पहले इनकी प्रेजेंस ना के बराबर देखने को मिलती थी। फिर अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें ब्रेन्स एंड गैंग्लियंस पाई जाती हैं। हाँ, नर्व्स पूरी बॉडी में फैले नहीं होते हैं, बट गैंग्लिया के फॉर्म में यहाँ पे बंचेज ऑफ न्यूरॉन्स की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट बात करें अगर वर्टिब्रेट्स में, जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। पूरा ब्रेन से लेके स्पाइनल कार्ड तक, नर्व फाइबर्स, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये डिफरेंट टाइप्स वेल डेवलप्ड पैटर्न पे हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे अपने बारे में अबाउट द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, इसमें बात करें तो हमारे बॉडी का न्यूरल सिस्टम मेनली दो पार्ट कंसिस्ट करता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये मेनली दो चीज़ें कंट्रोल करता है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से। ये इंटीग्रेटिव और कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं और पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें पाई जाती हैं क्रैनियल नर्व्स जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड स्पाइनल नर्व्स ये एक्सपैंड करके फैलती हुई जाती हैं। जैसे सिंपल पैटर्न समझ सकते हो, जैसे गवर्नमेंट का एक फंक्शन होता है। गवर्नमेंट सरकार के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट को संभालने के लिए मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जाती हैं। मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है मंत्रालय जिसको बोलते हैं। तो सिंपली एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पूरी बॉडी। मतलब पूरे देश में अलग अलग डिपार्टमेंट को जो कम्युनिकेट करता है किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर के साथ। वही सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं, ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करती हैं? सेंटर गवर्नमेंट्स को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में मेनली बटा होता है। एक का काम मैसेज ले जाना और एक का काम मैसेज लाना। इसलिए दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक मोटर और एक सेंसरी। सेंसरी का काम क्या होता है? ये सोमैटिक और विसरल सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर। जिस लाइक उंगली या हाथ पे गर्म चीज टच हुई तो सेंस आया, इम्पल्स जनरेट हुआ और उस इम्पल्स को रिसेप्टर से लेके कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजने का काम कौन करती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। इनको हम एफरेंट डिवीज़न बोलते हैं। कौन सा डिवीज़न हो जाएगा ये? एफरेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो मैसेज सिग्नल पहुंचा सेंटर को, सेंटर ने कहा ठीक है हाथ जल रहा है तो हाथ हटा लिया जाए। तो हाथ हटाने के लिए जो ऑर्डर आया वो इफरेंट डिवीज़न के थ्रू आया। किससे? मोटर न्यूरॉन से। मोटर नर्व फाइबर्स कंडक्ट करती हैं इम्पल्सेस कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टेड ऑर्गन्स तक, मसल्स, ग्लैंड्स या फिर ऑर्गन को मैसेज भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पे हम बात करें, जो मोटर न्यूरॉन है मैसेज भेजे जाते हैं। मैसेज भेजे जाने वाले के पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये मेनली दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे हमें। एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस के नाम से जाना जाता है। ये वॉलंटरी होता है, हम चाहते हैं तो होगा नहीं तो नहीं होगा। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये वॉलंटरी ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी इच्छा है कि हम पैर मूव करें, या अभी जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी इच्छा है तो हम बोलते जा रहे हैं, हमारी इच्छा हुई तो चुप रहने की, तो ये देखो हम चुप हो गए। तो ये सब क्या है? टंग जो मसल्स को कंट्रोल कर रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि कैसा है? वॉलंटरी है। हम चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं, हम रुक गए तो आवाज़ आना बंद हो गई आपको। तो क्या है ये? कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। कहाँ तक लेके जा रहे हैं ये? स्केलेटल मसल्स तक। अब चूंकि स्केलेटल मसल्स तक मैसेज जा रहा है तो स्केलेटल मसल कैसी होती हैं? वॉलंटरी होती हैं। तो हम जैसा चाहेंगे वैसा एक्शन परफॉर्म होगा। अब ये तो हो गया वॉलंटरी। एक टाइप ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें इनवॉलंटरी या विसरल मोटर्स इन्वॉल्व होती हैं, कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कार्डियक मसल्स को, स्मूथ मसल्स को और बहुत सारी ग्लैंड्स को ये मैसेज लेके जाते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। सिंपैथेटिक डिवीज़न वो डिवीज़न होता है जिसमें इंक्रीज कर दिया जाता है। लाइक हार्ट बीट की बात करें, क्योंकि कार्डियक मसल्स को है तो हार्ट में ही इन्वॉल्व होती हैं कार्डियक मसल, और कहीं नहीं पाई जाती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे कार्डियक मसल्स को क्या करना है? हार्ट बीट इंक्रीज करना है, तो कौन सा डिवीज़न वर्क करेगा? सिंपैथेटिक। और जब कभी डिक्रीज करना होगा, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ गई, सांप देखा आपने या फिर कुत्ते ने पीछे दौड़ाया तो आप दौड़ने लगे तेज़ी से, हार्ट बीट उस समय आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बढ़ी किसकी वजह से होगी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक डिवीज़न की वजह से। अब अगर घटाना है तो घटेगी किससे? पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न की वजह से ये आसानी से डिक्रीज की जा सकती है। ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं विसरल नर्वस की। विसरल नर्वस में पार्ट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही, और जो आपका वीएनएस है ये कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स का, फाइब्रस का, गैंग्लिया का, प्लेक्ससेस का ये एक कंपोजिशन देखने को मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट मैसेज किसको? विसरल नर्वस सिस्टम को। किसके थ्रू? वीएनएस के थ्रू। विसरा, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स। हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरनल ऑर्गन्स की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूरल टिश्यू की। जो नर्व के टिश्यूज़ होते हैं इनमें दो हिस्से इन्वॉल्व होते हैं, एक पहला न्यूरॉन्स, दूसरा न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं इनको। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ते हैं, बट हाँ न्यूरॉन्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। दो हिस्से पाए जाते हैं न्यूरॉन्स में मेनली, एक साइटोन सेल बॉडी और दूसरा न्यूरॉन्स की प्रोसेस के लिए न्यूट्राइट्स, जहाँ पे एक्सॉन्स और
एक्सॉन की डेंड्राइट्स फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, ये हाईली ब्रांच डेंड्राइट्स होती हैं। और दूसरा हिस्सा एक्सॉन बोला जाता है, जो सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट हिस्सा होता है। अगर हम इनके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरह से देखने को मिलता है आपको। ये हिस्सा आपका ऊपर साइटोन या सेल बॉडी होती है, इसमें आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, यहाँ पे पार्ट्स की बात करें तो यहीं पे डेंड्राइट्स की प्रेजेंस होती है, सेल बॉडी होती है ये पूरी की पूरी, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो डेंड्राइट्स और सेल बॉडी का कंबाइंड फॉर्म निजल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से मेंशन किया जाता है। अगर हम बात करें एक्सॉन की, तो एक्सॉन पे हम पाते हैं ये तो पूरी पूरी एक्सॉन होती है, ऊपर से नीचे तक फैली हुई है, और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल देखने को मिलता है या एक्सॉन एंडिंग के नाम से भी लिखा जाता है। यहीं पे छोटी छोटी एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो जंक्शन पॉइंट बनाती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए। इनको हम सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इसी में स्टोर होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में। किसके? सिनेप्टिक नॉब से। ये पूरा का पूरा एक्सॉन होता है। अब क्या होता है कि जो मैसेज सिग्नल भेजा जा रहा है ना, वो मैसेज सिग्नल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट ना हो। मतलब जो मैसेज ब्रेन ने कहा कि मसल्स हाथ की हिलनी चाहिए, तो ऐसा ना हो कि इंटरकनेक्टेड हो गए वो मैसेज पैर की मसल को चला जाए, हाथ चलने की बजाय पैर चलने लगे, या जिस डायरेक्शन में हाथ चलाना चाह रहे हैं वहाँ ना पहुँच पाए। इसके लिए यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। वो सिक्योरिटी सिस्टम क्या होते हैं? लिपिड की बनी हुई एक माइलिन शीथ पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो एज एन इंसुलेटर वर्क करती है। कैसे काम करती है ये? इंसुलेटर की तरह, ताकि अगर कोई दूसरा एक्सॉन यहाँ पे आके टच करे तो कभी मैसेज सिग्नल इससे इधर की तरफ ब्रांच में ट्रांसफ़र ना हो। अब यहाँ पे देखने को मिलता है ये जो माइलिन शीथ होती हैं ये कहीं पे डिप करके हुए देखने को मिलती हैं, कर्वी फॉर्म होता है। तो जिस जंक्शन पॉइंट पे ये नीचे की तरफ बेंड कहलाती हैं उनको नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। नोड ऑफ रेनवियर में सेल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। नोड ऑफ रेनवियर के बीच में माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ में पाई जाती हैं स्वान सेल्स। स्वान साहब ने खोजा था, इसके नाम पे इनको मेंशन किया गया है। स्वान सेल्स की प्रेजेंस कहाँ देखने को मिलेगी आपको? माइलिन शीथ में। माइलिन शीथ कहाँ दिखेगी? एक्सॉन की कवरिंग होती है। अगर बात करें न्यूरॉन की, तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारे न्यूरल सिस्टम की। कंपोज्ड है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर नंबर ऑफ डेंड्राइट्स आर एक्सॉन, दे आर फर्दर 3 मोर टाइप्स। पहला होता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब क्या है? जैसे ये स्ट्रक्चर जो बनी हुई है ये सिंपली बहुत सारी डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स 2 और मोर नंबर्स में, बट एक्सॉन एक अकेला सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये लाई करती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो रीजन होगा जहाँ पे ब्रेन के कॉर्टेक्स हिस्से जो अपर पार्ट पोर्शन होता है वहाँ पे लोकेट करते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। फिर एक दिखेगा आपको बाईपोलर न्यूरॉन्स, मतलब एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी में एक ही डेंड्राइट्स देखने को मिलेगी और एक ही एक्सॉन देखने को मिलेगा। ये बोला जाता है बाईपोलर न्यूरॉन्स। रेटिना ऑफ आइज़ में ये हमें देखने को मिल जाती हैं, जो मैसेज सिग्नल सीधे लेके जाती हैं ऑप्टिक नर्व फाइबर्स के थ्रू, और ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है पिक्चर्स जो रेटिना पे फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट देखने को मिलता है यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिसमें एक्सॉन तो एक होता है लेकिन कोई भी डेंड्राइट्स नहीं पाई जाती, सिर्फ अकेले सेल बॉडी होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज, चूँकि हम एम्ब्रियो के फॉर्म में मदर के वुम्ब में होते हैं, हमें बाहर इन्वायरमेंट सराउंडिंग से कोई भी मैसेज सिग्नल नहीं रिसीव करने होते हैं। वो मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने की हमें उस समय ज़रूरत नहीं होती है। उस समय हमारी बॉडी में यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी कंटेन करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब न्यूक्लियस पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस देखने को मिलेगी। इम्पल्स डेंड्राइट से मूव करते हैं किधर? ऊपर, हेड से, खोपड़ी से पैर की तरफ, मतलब डेंड्राइट से मूव करते हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी, और एक्सॉन के दूर भेजे जाते हैं फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी।
एक्सॉन की तरफ जो मैसेज सिग्नल आया, इम्पल्स डेंड्राइट्स से मूव करते हैं टूवर्ड द सेल बॉडी, मतलब डेंड्राइट से मैसेज किधर, सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से फर्दर मैसेज किधर, एक्सॉन की तरफ, और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी देखने को मिल जाता है। इस तरह से कुछ इम्पल्सेस वर्क करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो इम्पल्सेस होते हैं किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं या किस तरह से इनकी फंक्शनिंग देखने को मिलती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है उसके बेसिस पे इनके कंसंट्रेशन में चेंजेस हो जाते हैं। कंसंट्रेशन को हिंदी में सांद्रता बोलते हैं, मतलब गाढ़ापन से रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ गाढ़ापन होगा, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन की ये एट्रीब्यूट करती है, एक साथ पाई जाती है कब, जब पोलराइज्ड स्टेट आती है न्यूरल मेम्ब्रेन की। जो नर्व सेल्स की मेम्ब्रेन होती हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी कब देखने को मिलती है, जब एट्रीब्यूशन होता है पोलराइज्ड स्टेट में। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, चूँकि ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है फॉर द आयनिक चैनल, आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अलग अलग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन, मतलब एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उनमें इनकी कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। एक्सॉन की मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। नियरली इम्परमिएबल होती है किसके लिए, सोडियम के लिए। इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी ये क्या होती हैं, इम्परमिएबल देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देखने को मिलता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड में कंपोजिशंस की प्रेजेंस देखने को मिल रही है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ECF जो हम बात करेंगे बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ ये एक्सॉन है। अब दोनों की तरफ कंसंट्रेशन की बात करें तो जैसे बाहर की तरफ पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम है और सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर की तरफ देखते हैं तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोडियम का कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन क्या है, इन्हीं के आयंस ही अपोजिट कंसंट्रेशन में है, तो इनके बीच में क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे। आयनिक ग्रेडियंट्स यहाँ पे फॉर्म होंगे अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जो होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेगी आयंस का बाय सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप्स, जिसमें 3 Na+, ये याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, Na+3 आउटवर्ड्स एंड 2K+ इनटू द सेल। देखो K+ अंदर ज़्यादा हैं बाहर कम हैं, लेकिन फिर भी अंदर कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए हमें एनर्जी खर्च करके 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स अंदर लेने होते हैं। अब अंदर सोडियम कम है लेकिन बाहर सोडियम ज़्यादा है, तो अंदर कम की तरफ से बाहर की तरफ को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाहर जाते हैं, तो 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स को पंप आउट किया जाता है और 2K+ को अंदर ले लिया जाता है। आयनिक ग्रेडियंट था, एनर्जी इसी वजह से क्या होती है यहाँ पे, खर्च पैटर्न देखने को मिलती है। अब आयनिक इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आयनिक ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, इसकी वजह से देखने को मिलता है इम्पल्स जनरेशन ऑफ इम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो जो रेस्टिंग फेज़ में होती है उसकी वजह से, ये लाइक रेस्टिंग स्टेज है, जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव आउट और इनसाइड देखने को मिलेंगे। रेस्टिंग स्टेट होती है, ये मेंटेन रखती है किसकी वजह से, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। और ये जो पोटेंशियल स्टेट अब देखने को यहाँ पे मिल जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्सोनल मेम्ब्रेन्स के बीच में कब, जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यहाँ पे अचानक से झटका लगा जिसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ सोडियम क्या हुए, अंदर की तरफ आ गए। अब सोडियम के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ गए तो इन्फ्लक्स काज हुआ, सोडियम इन्फ्लक्स, और बहुत तेज सोडियम इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या काज हुआ यहाँ पे, डीपोलराइजेशन। कब हुआ है, जब स्टिमुलस रिसीव हुआ है। अब डीपोलराइजेशन होगा जिसकी वजह से चेंज हो जाएगा
कंसंट्रेशन, परमिएबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या है? फ्लूइड मटेरियल जो इनसाइड प्रेजेंट है एक्सॉन, उसको हम एक्सोलेमा बोलेंगे। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब एक्सोनल मेम्ब्रेन्स में पोटेशियम के लिए परमिबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सोडियम का इन्फ्लेक्स हो चुका है, तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा? आयनिक बैलेंस करने के लिए यहाँ से पोटेशियम आयन को बाहर भेजा जाता है। अब बाहर भेजा जाता है तो प्रोसेस क्या बोली जाती है? प्रोसेस क्या बोली जाती है? रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन में जब पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं, जब तक जा रहे होते हैं रीपोलराइजेशन प्रोसेस बोली जाती है। जब जा रहे होते हैं, निकल के बाहर चले जाते हैं, तो अब वापस से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वो बराबर हो जाता है और फिर से ये ऑब्टेन हो जाते हैं किसमें? रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेट में सेल वापस से चली जाती हैं। अब इन्हीं इम्पल्सेस की अगर हम बात करें तो कैसे, एक जगह से ये तो हो गया कि इम्पल्सेस ने एक्सोनिमल मेम्ब्रेन को कैसे मैसेज भेजा, लेकिन अब उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना है तो किस तरह से फॉरवर्ड होगा? मतलब लाइक एक एक्सॉन एंडिंग किस तरह से दूसरे डेंड्राइट्स को मैसेज ट्रांसफ़र करती है और इनका फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे इम्पल्सेस आगे साइट्स की तरफ मूव करते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इम्पल्स जनरेट होते हैं कहाँ पे? साइट ऑफ अराइव एट अनदर साइट टू द सेम सीक्वेंस रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। पूरी एक्सॉन की लेंथ पे अगर यहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ है, पहले सोडियम आया था, डीपोलराइजेशन हुआ था, डीपोलराइजेशन के बाद यहाँ से पोटेशियम को बाहर भेजा गया, रीपोलराइजेशन हुआ, रेस्टिंग फेज आया, रेस्टिंग फेज के बाद फिर से ये स्टिमुलस क्या होगा? एडजेसेंट सेल्स में आगे की तरफ इस तरह से जंप करता हुआ, मूव करता हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा ए से इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के माध्यम से ए से बी की तरफ और बी से ई की तरफ यहाँ पे मैसेज सिग्नल ट्रांसफ़र होता रहेगा। इधर के आयन्स इधर की तरफ और इधर के आयन्स इधर के आयन बैलेंस करने के लिए ये इधर की तरफ मूव करेंगे, तो इसके आयन इम्बैलेंस होंगे तो वापस से इधर डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इम्पल्स ए से बी, बी से सी, सी से डी और इस तरह से पूरी की पूरी एक्सॉन पे करंट पैटर्न पे सर्किट में जैसे करंट फ्लो होता है उसी तरह ये मूव करता हुआ आगे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ये इम्पल्स जो एक्सॉन मेम्ब्रेन के पास आया था ये दूसरे डेंड्राइट्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कैसे ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज सिग्नल, इसकी बात करते हैं। तो जो इवेंट इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे में थ्रू द सिनैप्स। यहाँ पे जो जंक्शन पॉइंट बनता है एक एक्सॉन एंडिंग और ये है सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब्स सिनेप्सिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और सिनेप्सिस में डेंड्राइट्स जो होते हैं दूसरे न्यूरॉन्स के वो मैसेज कैसे रिसीव करते हैं यही पे यहाँ पे पूरी स्टोरी मेंशन की गई है। अगर हम गैपिंग्स की बात करें तो ये सिनेप्टिक नॉब्स होता है। अंदर की तरफ बात करें तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। आउटर सरफेस पे बात करें तो यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाई जाती हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट और ये जो हिस्सा है वेजिकल्स, इनको हम सिनेप्टिक वेजिकल्स बोलते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होते हैं। जब यहाँ पे हम बात करें तो दूसरी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी डेंड्राइट्स की, वहाँ पे ऑलरेडी रिसेप्टर्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेजिकल से रिलीज होते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किधर? रिसेप्टर्स के पास। रिसेप्टर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है तो इनको टोटल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से ही अटैच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये पूरी की पूरी एक्सॉन होती है। ये सिनेप्टिक नॉब सिनैप्स का जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ से मैसेज एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। सबसे पहले क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं कहाँ से? सिनेप्टिक क्लिफ्ट से। सिनेप्टिक क्लिफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज रिलीज करने के बाद ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर से। कहाँ पे? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन में। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन जहाँ पे ओपनिंग हो जाती है आयन चैनल की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में और ये जनरेट कर देते हैं नया पोटेंशियल किसमें? उसी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में और फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से मैसेज दूसरे डेंड्राइट्स पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम बात करें इन्हीं सिनैप्स की तो सिनैप्स मेजरली दो टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक सिनैप्स और एक केमिकल सिनैप्स। अब
पोस्ट और प्री जो न्यूरॉन होते हैं पहले वाले जिनसे मैसेज ट्रांसफ़र नया मिला है, और जो बाद वाले न्यूरॉन्स थे जिनकी वजह से मैसेज ट्रांसफ़र हुआ है, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है थ्रू द गैप जंक्शन। इनके बीच में गैप जंक्शन ना के बराबर देखने को मिलता है। जबकि केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, इनके बीच में फ्लूइड फिल्ड सेपरेशन देखने को मिलता है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। इम्पल्सेस की बात करें तो फ्लो इलेक्ट्रिक सिनेप्स में डायरेक्ट होता है, जबकि केमिकल सिनेप्स में थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में ट्रांसमिशन बहुत तेज होता है, यहाँ पे स्लोअर होता है। डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक सिनेप्स दोनों डायरेक्शन में, मतलब किधर, मोटर से एक डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन से डेंड्राइट्स की तरफ वापस से मैसेज दोनों डायरेक्शन में देखने को मिलता है। लेकिन केमिकल्स वाले वापस बैक मैसेज नहीं ले जाते हैं, यूनी डायरेक्शनल होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत रेयर होते हैं, जबकि केमिकल सिनेप्स बहुत कॉमन पैटर्न पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अगली बात करें हम अपने ब्रेन की, थोड़ा सा कहानी पढ़ लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये कमांड की तरह वर्क करता है और कंट्रोल की तरह पूरी बॉडी का। प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है इनके पास स्कल की। स्कल मतलब हड्डियों का एक ढांचा जिसके अंदर ब्रेन सेफ होता है। ब्रेन को बचाने के लिए हमारे बॉडी में 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, मेनिन्जीज बोलते हैं इनको। ब्रेन को कवर करने वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, मेनिन्जीज। और इन मेनिन्जीज के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट देखने को मिलता है, फ्लूइड जो प्रोटेक्ट करता है, किससे, शॉक से बचाता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको। कौन सा फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यही फ्लूइड यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ब्रेन में, वहाँ पे भी पाए जाएंगे, और जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कॉमनली सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोल देते हैं इनको। मेनिन्जीज की बात करें तो मेनिन्जीज 3 लेयर्स में पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर जो स्कल से कनेक्टेड होती हैं, मिडिल में एरेक्नोइड बहुत पतली मेम्ब्रेन होती हैं, और अंदर की तरफ बात करें तो पाया मैटर या पिया मैटर भी बोलते हैं इसको, ये ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो ब्रेन और स्कल बीच में एरेक्नोइड बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है जो फ्लूइड को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। फ्लूइड कौन सा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बात करें ब्रेन की तो ब्रेन मेजरली 3 पार्ट्स में बटा हुआ देखने को मिलता है। पहला हिस्सा फोर ब्रेन जिसमें सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस की प्रेजेंस होती है। दूसरा हिस्सा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना पाए जाते हैं। इनके कुछ नंबर्स अभी हम बात करेंगे जो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं ब्रेन के अलग अलग सेगमेंट को। नेक्स्ट देखने को मिलता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम पाए जाते हैं। PCM डायरेक्टली याद रखने के लिए हम समराइज फॉर्म में बोल सकते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम ये प्रेजेंट देखने को मिलते हैं हाइंड ब्रेन में। अगर हम यहाँ पे बात करें एक एक करके ब्रेन की, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में एक हिस्सा हमें देखने को मिलता है, कौन सा, सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारी बॉडी का मेजर पार्ट कैरी करता है ब्रेन का। क्लेफ्ट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इस तरह से रीजेस देखने को मिलते हैं ब्रेन के हिस्से में। बात करें तो एक लेफ्ट और एक राइट, इधर डायरेक्शन से ये राइट और ये लेफ्ट, तो 2 हिस्से से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड होता है। किसमें, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर में कनेक्ट होता है। किससे, कार्पस कैलोसम से। बीच में ये आपस में कनेक्टेड किससे होता है, कार्पस कैलोसम में। नेक्स्ट बात करें थैलेमस की, तो ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के सिग्नल का ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बोला जाता है। अगला हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर हम लोकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये हिस्सा आपका पूरा का पूरा थैलेमस है। ये हिस्सा कार्पस कैलोसम है जो लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करता है, और ये जो बेस होता है थैलेमस का, इसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस, जो हिस्सा है किसका,
फोर ब्रेन का। ये बेस ऑफ द थैलमस पे लाई करता है। बहुत सारे सेंटर्स होते हैं इसके कंट्रोल करने के, जैसे बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, अर्ज फॉर ईटिंग, भूख लगना, प्यास लगना, टेम्परेचर, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के पाए जाते हैं जो हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स की डिटेल स्टडी एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियो का लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट से भी आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हैं। रीजन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर का आउटर रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर मेडुला के नाम से जाना जाता है। आउटर रीजन ग्रे अपीयरेंस शोन करता है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। सेल बॉडी और न्यूरॉन, मतलब एक ही, अगर हम साइटोन की यानी कि न्यूरॉन्स की बात करें तो उसका सेल बॉडी किस में पाया जाएगा? आउटर कॉर्टेक्स में। और इनर रीजन में क्या पाया जाएगा? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। कौन से? एक्सॉन के बंडल्स। कई सारे ग्रुप्स में बंडल्स पाए जाते हैं, उनको हम नर्व फाइबर बोलते हैं, वहाँ पे उनकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिड ब्रेन की, जिसको हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं। मिड ब्रेन का ये हिस्सा कैरी करता है, लोकेट करता है बिटवीन किसके? थैलमस और हाइपोथैलमस के, साथ में पॉन्स में। बात करें यहाँ पे तो ये 4 लोब्स पाई जाती हैं, इसीलिए क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं इसको। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना मिड ब्रेन का हिस्सा होता है। इसमें 4 पोर्स देखने को मिलते हैं डॉर्सल साइड से बिटवीन फोर ब्रेन एंड पॉन्स। पॉन्स के बीच में, पॉन्स की बात करें तो ये पॉन्स है, और इसके बीच में यहाँ पे हम बात करें तो ये जो सेगमेंट देखने को मिलता है ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना का रीजन होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें 4 लोब हैं डॉर्सल साइड पे बिटवीन फोर ब्रेन और पॉन्स। इंटीग्रेट करता है ये किसके? विजुअल जो हम देखते हैं, टैक्टाइल जो हम तरीका अपनाते हैं, और ऑडिटरी जो हम सुनते हैं, उनके सारे इनपुट कहाँ पे? यहीं पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ देखने को मिलती है हमें? यहीं पे बीच में लाई करती है। सेरिब्रल एक्विडक्ट जो किसको कनेक्ट कर रही होती है? सीधे सीधे इधर की डायरेक्शन में हम बात करें तो सेरिबेलम, और इधर मिड ब्रेन का थैलमस रीजन कनेक्ट करती है ब्रेन को किससे? स्पाइनल कॉर्ड से नहीं, ये कनेक्ट करती है हमारे जो मिड ब्रेन है वहाँ से एक कैनाल पास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रू द मिड ब्रेन सेरिब्रल एक्विडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। 3 पार्ट हैं, PCM। पॉन्स फाइब्रस ट्रैक्ट होता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन्स, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हिस्सा पॉन्स बोला जाता है, जो अलग अलग हिस्सा, जैसे ये सेरिबेलम है, ऊपर की तरफ से हाइपोथैलेमस का रीजन है, थैलमस, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, और यहाँ पे सेरिब्रल एक्विडक्ट की प्रेजेंस होती है। नीचे की डायरेक्शन से अगर हम बात करें तो यहीं पे मेडुला का रीजन प्रेजेंस होता है, उससे भी इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, और ये बाई नेचर कैसी होती है? फाइब्रस होती है। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग भी बोला जाता है। सेरिब्रम बड़ा ब्रेन होता है, सेरिबेलम छोटा दिमाग बोला जाता है। कन्वोलेटेड सरफेस होती है, कर्व सरफेस देखने को मिलती है, प्रोवाइड करता है मोर स्पेस फॉर द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है। सेरिबेलम की बात करें तो बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑडिटरी सिस्टम जो हमारी ईयर होती हैं, इनर ईयर, उनको कंट्रोल करता है, और इनर ईयर सर्कुलेटरी सेमी सर्कुलेटरी कैनाल के बेसिस पे ही हमारी बॉडी की बैलेंसिंग देखने को मिलती है। तो ये किस में हेल्प करता है? बॉडी की बैलेंसिंग में। देखते होंगे जो लोग पियक्कड़ होते हैं, बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे लगातार ज़्यादा पी लेते हैं, तो पीने के बाद जब वो रोड पे चलते हैं तो उनके पैर जहाँ चाहते हैं वहाँ नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उस समय वो अल्कोहल सीधे सेरिबेलम को जाके डिस्टर्ब कर देती है, और सेरिबेलम डिस्टर्ब होने की वजह से पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं, वो सीधे गटर ढूंढ के कहीं ना कहीं घुस जाते हैं। तो सेरिबेलम बॉडी बैलेंसिंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है, प्रोवाइड करता है ज़्यादा स्पेस ताकि न्यूरॉन्स ज़्यादा नंबर में पाई जा सकें। नेक्स्ट हिस्सा यहाँ पे देखने को मिलता है
मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगेटा हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, सबसे लास्ट में कनेक्टेड होता है और यहीं से स्टार्ट हो जाती है सीधे सीधे स्पाइनल कार्ड की। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारी कनेक्टिविटी रखता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से। इसके अलावा ये सारे ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक सिस्टम जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्शन हमारे हार्ट की मसल्स को कंट्रोल करता है, रिस्पायरेशन कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन कंट्रोल करता है, यानी एंजाइम्स कब सिक्रीट होंगे कब नहीं, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट हम बात करें बेसिक फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का बेसिक फंक्शन है क्या? सबसे पहले कंट्रोल करना वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स, हार्ट, थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर मेंटेन रखना, हंगर को कंट्रोल करना, भूख प्यास, कार्डियन रिदम को मेंटेन रखना, ह्यूमन बिहेवियर को मेंटेन रखना और एक्टिविटीज़ ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करना। ये इनके बेसिक फंक्शंस हो जाते हैं किसके? ब्रेन के। अगर हम बात करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तो ये इंक्लूड करते हैं सेंसरी एरियाज़ और मोटर एरियाज़। साथ में तीसरा हिस्सा एसोसिएशन एरियाज़। एसोसिएशन एरियाज़ की बात करें तो ना सेंसरी ना मोटर। सेंसरी वो होंगी जो सेंस रिसीव कर रही होंगी, मोटर जो सेंस के अगेंस्ट या रिस्पॉन्स काज कर रही होंगी इफेक्टर ऑर्गन को, वो मोटर एरियाज़ होते हैं। एसोसिएशन एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जिसमें इंटर सेंसरी एसोसिएशन देखने को मिलता है, मेमोरी पर्पज़ के लिए यूज की जाती है और कम्युनिकेशन के लिए एसोसिएशन यूज की जाती है। अगर हम बात करें अगले पार्ट लिम्बिक सिस्टम की, तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है हमारा वो इंक्लूड करता है इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर का अंदर का हिस्सा, साथ में हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस। कौन कौन इन्वॉल्व हैं? इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर अंदर की तरफ से हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस। ये चार लोग मिलके लिम्बिक सिस्टम बताते हैं और लिम्बिक सिस्टम बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारा। इन्वॉल्व करता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन जो एक्सप्रेशन हम देते हैं ना, दर्द हुआ तो करा रहे हैं, तो चेहरा देख के लोगों का शक्ल हम बता सकते हैं कि ये क्या समस्या है, वो इमोशन एक्सप्रेस कराता है ये लिम्बिक सिस्टम। एक्साइटमेंट, हाँ बहुत ज़्यादा खुशी, डर, भय, पीड़ा, दुख, दर्द, जो कुछ भी इमोशन हम दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो सब किसके हिस्से में आता है? इसी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। मोटिवेशन है, रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर कि सेक्स अर्ज लगी है या नहीं है, खुद पे कंट्रोल हो पा रहा है या नहीं, सब कंट्रोल कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम। अगला हिस्सा देखने को मिलेगा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क तो और कुछ नहीं है, स्टिमुलस जहाँ से रिसीव हुआ और जहाँ तक रिस्पॉन्स हुआ, मतलब एक डायरेक्शन मैसेज गया दूसरे से आया, ये पूरा जो रास्ता होता है इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में अभी हम और थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर इनवॉलंटरली, मतलब जैसे अचानक से टहलते हुए हमने हाथ रख दिया एक गर्म तवे पे और जैसे ही हाथ पड़ा हमने सोचा विचारा नहीं ब्रेन से कि ब्रेन सोच रहा हो कि अरे हटाएं या रहने दें, हाथ सबसे पहले हटेगा बाद में विचारेंगे हम। तो ये जो इन्वॉलंटरली एक्शन परफॉर्म हुआ जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने इन्वॉल्व किया, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट पहुंचा ही नहीं, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट जिसमें हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट ये मैसेज ट्रांसफ़र हो गया, ब्रेन तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसी प्रोसेस क्या बोली जाती है? रिफ्लेक्स एक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से? स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। रिफ्लेक्स पाथवे अरेंज होता है यहाँ पे सीरीज में। पहले एफरेंट न्यूरॉन यानी कि रिसेप्टर,
सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और फिर एक इफरेंट न्यूरॉन्स इफेक्टर या एक्साइटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तुरंत इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज लेके आती हैं, और फिर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टिमुलस आया, पिन चुभोई गई यहाँ पे या टैप किया गया घुटने पे। अब क्या हुआ, यहाँ पे मसल्स थी, स्पिंडल मसल्स, यहाँ पे रिसेप्टर्स पाई जाती हैं। रिसेप्टर से मैसेज गया एफरेंट पाथवे से, एफरेंट पाथवे में मैसेज कहाँ जा रहा है, सीधे सीधे पहले स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस ने मैसेज को एफरेंट पाथवे से होते हुए भेज दिया कहाँ पे, ये है ग्रे मैटर और ये है वाइट मैटर। ग्रे मैटर में साइटॉन सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं, वाइट मैटर में एक्सॉन्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये है स्पाइनल कार्ड का डाइसेक्शन। स्पाइनल कार्ड को कट किया गया है, यहाँ पे देखने को मिलता है सेल बॉडी, सेल बॉडी पे मैसेज आता है, सेल बॉडी इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, ये मैसेज मोटर न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं। मोटर न्यूरॉन्स का पाथवे जो होता है ये इफरेंट पाथवे होता है, इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर्म होता है और मसल्स को इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज आता है, इसकी वजह से तुरंत हमारी स्केलेटल मसल मूव कर जाती हैं। हम बाद में विचार करते हैं कि हटाना चाहिए था या नहीं। प्रोसेस क्या बोली जाती है, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रास्ता है ना, कहाँ से, रिसेप्टर से लेके वापस से इफेक्टर तक, स्टिमुलस के अगेंस्ट, स्टिमुलस से शुरू होकर रिस्पॉन्स तक का पूरा रास्ता क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। इसके बाद हम बात करते हैं इनके पैटर्न की, सेंसरी रिसेप्शंस एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में अगर हम बात करें आर्क के पैटर्न पे, तो सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं सभी तरह के चेंजेस इन्वायरमेंट में। स्टिमुलस यहाँ पे आएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, इनपुट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, और फिर आउटपुट कहाँ पे, ऑर्गन्स पे। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यहाँ पे देखने को मिलेगा, इफेक्टर ऑर्गन्स यहाँ पे मैसेज रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा सेंस ऑर्गन के बारे में। हालांकि नीट के सिलेबस में ये अभी मेंशन नहीं किए गए हैं, पर जनरल इन्फॉर्मेशन, एक जनरल नॉलेज के बिहाफ पे इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत छोटा सा है, समराइज्ड वे में थोड़ा सा हिस्सा हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। नोज सेंस ऑर्गन में आता है हमारे नोज, नाक जिसको बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट होती है, स्मेल सेंस काज करती है। सेंस जो होता है वह स्मेल होता है। म्यूकस कोटेड ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। न्यूरॉन एक्सटेंड करते हैं डायरेक्टली इनटू बीन साइज ऑल्फैक्टरी बल्ब में, और एक्सटेंशंस काज करते हैं कहाँ पे, लिम्बिक सिस्टम में, इसीलिए एक्सप्रेशन में नाक का अहम रोल हो जाता है। दूसरा है टंग, टेस्ट के लिए। इनपुट देखने को मिलता है कहाँ से, टेस्ट बर्ड से, और ये मैसेज कन्वे करते हैं ब्रेन से, और ब्रेन कॉम्प्लेक्स फ्लेवर काज करता है, बताता है कि फूड ड्रिंक कैसा रिसीव हुआ है, उसको टेस्ट करने का काम हमारी टंग करती हैं। केमिकल सेंस इज गस्टेशन, टेस्ट and olfactory smell are functionally similar and interrelated as they detect dissolved chemical. dissolved chemical को वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की बात करें तो हमें देखने को मिलती है आइज़, आँखें। हमारी जो आँखें हैं ये सेंसरी ऑर्गन हैं जो अलाउ करती हैं हमें देखने के लिए। हम देखते हैं, कैप्चर करते हैं विजिबल लाइट फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू, आसपास जो कुछ भी है उसको टर्न कर देते हैं इनटू अ फॉर्म विच योर ब्रेन यूज टू क्रिएट सेंस ऑफ विज़न। सारे पिक्चर्स एक साथ ले जाके ब्रेन के पास डाल दिया जाता है और फिर ब्रेन सेंस ऑफ विजन क्रिएट करता है। ये आईब्रोज होती हैं, आई लैसेस के बाद ये हिस्सा कॉर्निया का नज़र आता है, जो वाइट पार्ट हमें देखने को मिलता है। ये हिस्सा जो डार्क ब्राउन या ब्लू कलर का नज़र आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। और अंदर की तरफ एक छोटा सा डार्क कलर का ब्लैक स्पॉट दिखता है, इसको हम पिपिल बोलते हैं। जो भी लाइट है हमारी बॉडी के अंदर यानी कि आँख के अंदर, इसी के थ्रू इंटर करती है। इसके बाद हम बात करें, अगला सेंस ऑर्गन है ईयर, कान। पेयर्ड ऑर्गन होते हैं, दोनों साइड में सर के पाए जाते हैं, हेल्प करते हैं हियरिंग में और बैलेंसिंग में। बहुत ज़्यादा डिटेल
इनकी हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन की। ये न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन था। एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली। अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आपके पास सैम्पल्स क्वेश्चंस के अवेलेबल हैं उनको आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल इस चैप्टर से पूछा जाता है नीट एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, डायरेक्टली आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई समस्या लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी नीचे मेंशन किया गया है, डायरेक्टली वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, जो आपके दोस्त या मित्र या रिलेटिव्स नीट की तैयारी या बोर्ड एग्जामिनेशन 12th क्लास अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।